Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to continue our discussion about the ending of the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर के एंडिंग में जो बातें लिखी गई हैं 5-6 लाइंस में, उन बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अभी तक एक शब्द आया कि जहाँ से वो इम्पोर्टेंट लाइंस शुरू होते हैं वहाँ पे ही शब्द आता है सबसे पहला केज। ठीक है, तो केज का मीनिंग समझते हैं आप, पिंजरा। लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी में जिस जगह पर केज यूज़ किया गया है वो समझना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों लिखा गया, किस तरह का केज था वो। तो इसके लिए अलग अलग 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास, अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने का इस चीज़ को, कि अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब इस किसी पार्टिकुलर व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ये जो केज है इसका ये अर्थ निकलेगा। अगर दूसरा और अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास कि अगर किसी और एक सेकंड व्यू पॉइंट से देखेंगे तो केज जो है उसका दूसरा मीनिंग रहेगा। मतलब इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, कि क्या क्या दर्शाता है ये केज शब्द। पहला, केज शब्द इसलिए यूज़ किया गया, पहला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है कि जिस फिजिकल कंडीशन में वो रूम था उस समय, उसके वजह से केज जैसा फील हो रहा था जैक को, रूम का कंडीशन के वजह से। अब पूछेगा कि ऐसा क्या कंडीशन था रूम में, तो फिर एक आसान लाइन में बता देंगे कि रूम में वुडन फर्नीचर्स चारों तरफ, मतलब हर तरफ, ऑल ओवर, स्प्रेड वर्ड यूज कर लेंगे। स्प्रेड मतलब होता है फैला हुआ होना। तो केज जैसा महसूस उसको इसलिए होता है, फर्स्ट पॉइंट, कि फर्नीचर्स से घिरा हुआ होता है, पूरे रूम में चारों तरफ फर्नीचर्स फैले हुए हैं जो पेंट किए जा रहे हैं क्लेयर के द्वारा। तो एक अपीयरेंस आता है ना, ऐसा दिखता है चारों तरफ। अगर आपके चारों तरफ भी अगर लकड़ी की चीज़ों को रख दिया जाए और आपको बीच में बैठा दिया जाए, तो आप सोच के देखिए कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आप किसी पिंजरे में, किसी केज में फंस गए हैं। तो ऐसे ही पहला व्यू पॉइंट है कि चारों तरफ लकड़ियों का वो फर्नीचर्स स्प्रेड था, इसीलिए उसको पहले ये फील हुआ कि वो उस केज में है। अब उस केज में अकेले था वो कि और भी कोई था साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है। तो इसका जवाब दे दिया गया है कि उसकी वाइफ भी उस केज में उसके साथ प्रेजेंट थी। उसकी वाइफ भी उस केज में उसके साथ प्रेजेंट थी, ठीक है। अब एक जो केज का व्यू पॉइंट हम बताएं अपीयरेंस के आधार पर, उसके बाद दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि
ये जो वर्ड यूज किया ना, अगली मिडिल पोजीशन, मतलब बैड पोजीशन हम बताए थे। इसको अगर हम रिलेट करें डेट अपने हम लोगों के ज़िंदगी से, तो अगली मिडिल पोजीशन में हम लोग बहुत बार, सब कोई इस पोजीशन में हम लोग फंसते हैं, रोज़ अनेकों बार। और इसका मतलब है कि किसी खराब सिचुएशन में हम लोग कभी ना हर दिन कोई ना कोई खराब सिचुएशन में आदमी पड़ता ही है। तो वो जो खराब सिचुएशन है, अगली मिडिल पोजीशन, वो खराब सिचुएशन भी केज के द्वारा सिंबॉलिक रूप में यूज किया गया है। एक तो अपीयरेंस के अनुसार, उसके बाद सिंबॉलिक, कि आप अगर जीवन में किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा डिसीजन लेना है आपको जो आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय भी ये बोला जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कि आप एक केज में फंसे हुए हैं। तो मतलब अगली मिडिल पोजीशन जो वर्ड है वो भी केज के साथ रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसका दो व्यू पॉइंट आपको बताए। अब एक और व्यू पॉइंट है कि वो दो ड्यूटीज निभाना चाहता था, दो फर्ज निभाना चाहता था जैक। एक अपनी बेटी के प्रति जो उसका ड्यूटी था, और वो वाला ड्यूटी रूटीन बन चुका था कि सैटरडे के दिन स्पेशली दिन के समय थोड़ी देर नैप वर्ड यूज़ किया था शुरू में ही। नैप के समय वो कहानी सुनाने का ट्रेडिशन शुरू कर दिया था जब दो साल की थी जो उसी समय। तो एक तरफ बेटी को कहानी सुनाना, वो भी स्पेशली सैटरडे के डे टाइम में, ये ड्यूटी था उसका। और उसी समय उसकी पत्नी क्लेयर अकेले नीचे के फ्लोर में, डाउनस्टेयर्स अकेले वो साफ सफाई में लगी हुई थी। She was cleaning, she was dusting, she was then also painting the woodworks, जो अलग अलग तरह के लकड़ी की चीज़ें थी वो पेंट कर रही थी। और क्लेयर का जो सिचुएशन था फिजिकली, मेडिकली, उसमें बताया गया कि 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसको भारी चीज़ें तो नहीं इधर उधर उठा करके करने का इजाज़त देता है मेडिकल साइंस, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये जो एक सिचुएशन ऐसा बन गया जिसमें एक ही टाइम पे दो अलग अलग कर्तव्य, दो अलग अलग ड्यूटीज निभाना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन को भी हम लोग केज वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में फंस गया जैक कि दो कर्तव्यों में से, दो ड्यूटीज़ में से, है ना,
वो दोनों ड्यूटीज़ निभाना चाहता था लेकिन निभा नहीं पा रहा था, क्योंकि इन रियलिटी दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था वो। तो ये जो सिचुएशन हुआ लाइफ का, इस सिचुएशन को भी हम लोग एक केज, एक पिंजरा से रिलेट कर सकते हैं। उस समय भी हम बोल सकते हैं कि हम फंसे हुए हैं। ठीक है, केज वर्ड अगर ना भी यूज करें और सिर्फ इतना बोल दें कि हम फंसे हुए हैं, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग आगे का सुनने वाला समझ सकता है कि फंसे हुए हैं मतलब कहाँ है फंसे हुए, किसी मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है। और प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम जो था, परेशानी जो था जैक के लाइफ में एट दैट मोमेंट, कि वो अपने दोनों कर्तव्य निभाना चाहता था लेकिन निभा नहीं सक रहा था, ये परेशानी की बात है। तो परेशानी को भी, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ते हैं हम लोगों को अपने लाइफ में, सबको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, उस डिफ़िकल्टी को भी, परेशानी को भी हम लोग केज वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। अब देखो, केज वर्ड का कितना सारा हम आपको 3-4 इससे रिलेटेड जो मीनिंग्स हो सकते हैं वो बता दिए। परेशानी में फंसे हैं तो भी केज है। ठीक है, अगर डिसीज़न लेना मुश्किल हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, उस समय भी आप केज में फंसे हुए हैं। ठीक है, नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों के बीच आप फंसे हुए हैं, उसमें भी यही मतलब निकलता है कि आप केज में फंसे हुए हैं। और अपीयरेंस वाइज, अगर चारों तरफ आपके लकड़ी ही लकड़ी, लकड़ी की चीज़ें चारों तरफ रखी हुई हों, तो अपीयरेंस से ही लगता है कि आप केज में हैं। तो इतना सारा केज का मतलब मीनिंग्स निकाला जा सकता है अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने व्यू पॉइंट से। ठीक है, और एक चीज़ जो हम और नोटिस करें चाहेंगे आप रखें एकदम, कि जो ओल्ड डार्क कलर है और जो न्यू आइवरी कलर है, आधा पेंट किया हुआ, आधा नहीं पेंट किया हुआ। ठीक है, इसको भी हम केज से रिलेट कर सकते हैं और नई और पुरानी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। न्यू जनरेशन एंड द जनरेशन विच हैड पास्ड अवे, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन। नया कलर और पुराना डार्क कलर, एक तरफ पुराना डार्क कलर है, एक तरफ नया एकदम किया हुआ कलर है। तो इसको भी जो अपीयरेंस आता है वो ये भी बताता है, हिंट करता है कि एक दुविधा में फंसा हुआ है, आधा आधा, 50-50, 50 है 50 नहीं है। तो केज जो वर्ड है ना, ये बहुत तरह के एंगल्स से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। आपको जो इस कहानी को अगर आप पढ़े हैं, है ना, सुने हैं, देखे हैं, समझने की कोशिश किए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ केज
किसको बोला जा रहा है। और ये आपका जो समझ है ये आपका अपना खुद कभी मेरे बताए हुए चीज़ों के अलावा हम जो बता रहे हैं कि नया और पुराना के बीच में फंसना ये भी केज है, डिसीजन लेने में मुश्किल होना ये भी एक तरह का केज है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो स्टोरी से रिलेट हो और जो केज से रिलेट हो, तो आप अपना भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वी ऑल आर फ्री टू कंक्लूड इट। ये बताए थे पहले कि क्वेश्चन रेज कर दिया है और उसके बाद आपको फ्रीडम दे दिया है कि अब आपको जो इसके आगे जिस एंगल से कहानी को देखना है वो देखिए, समझिए। तो मैं कुछ एंगल्स जो डिफरेंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा मेरे एंगल्स हैं। और अगर कोई स्टूडेंट के मन में इसके अलावा भी कोई एंगल है ना, द केज से रिलेटेड, अगर और भी कोई एंगल उसके मन में है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही नहीं होगा। सिर्फ जितना हम बता रहे हैं वही सही नहीं है, हम सिर्फ कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वैसे तो अनगिनत चीज़ें आप बता सकते हो जो केज से रिलेट आप कर सकते हो, तो वो आपके सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं सिर्फ कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। अगली मिडिल पोजीशन को भी केज बोला है। अगली मिडिल पोजीशन ये था कि दोनों ड्यूटीज़ पूरा करना चाहता था लेकिन ये संभव नहीं था, उसको भी केज बोला गया है। बट द टास्क ऑफ मेकिंग हर डॉटर स्लीप वॉज क्वाइट फैटिगिंग। ये जानकारी नया नहीं है, पुराना है। फैटिगिंग वर्ड पहले भी आ चुका है और यहाँ पता चलता है, आप खुद को मतलब इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो बगैर पीछे उसको ढूंढने के, और फैटिगिंग याद कीजिए कहाँ आया था, पता चल जाएगा कि आप कितने कंसंट्रेशन से कहानी में पढ़े हैं, कितने पानी में हैं आप उस कहानी के। तो ये फैटिगिंग वर्ड पहले भी यूज़ किया था मैंने और इसका बहुत इजी मीनिंग बताया था। और मीनिंग था कि कोई ऐसा काम जो आपको बोझ जैसा लगे। बोलचाल की भाषा में कोई काम जो करने में आपको बोरियत महसूस होती है। बोरिंग वर्ड होता है ना एक इंग्लिश में भी, BORE, बोर वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड है। और हम लोग उसको हिंदी में भी ऑलमोस्ट वही बोलते हैं, बोर हो रहे हैं यहाँ बैठ करके, जैसे बोर हो रहे हैं पढ़ करके। तो वो उसके लिए फैटिगिंग वर्ड है, वो जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। जो बेटी जो को सुलाने के लिए का जो टास्क था, रूटीन टास्क जो को सुलाने का, वो उस टास्क को बोल रहे हैं कि वो टास्क अब बोझ लगने लगा था धीरे धीरे। किसको? जैक को, फादर को बोझ लगने लगा था। अब इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कि फादर मतलब बेटी से उनका कोई जो रिलेशनशिप था उससे लेने देना नहीं है। मतलब बोर हो जाने का मतलब है कि वो अब मतलब कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं उनके पास। उन्होंने लिखा था कि आउट ऑफ माइंड हो गए हैं अब हम, कहानी सुना सुना करके। तो उससे रिलेटेड यहाँ बातें की गई हैं कि वो जो टास्क जो कर रहा था जैक,
वो टास्क अब उसके लिए कैसा टास्क हो गया था? फैटिगिंग टास्क हो गया था। टायर्डनेस और बोरिंग दो वर्ड यूज कर सकते हो फैटिगिंग वर्ड के जगह। वो क्यों बोरियत वाला काम हो गया था? अब पहले नहीं था, अब क्यों बोरियत वाला काम हो गया है? उसका अगर रीजन पूछे आपसे कि मतलब 2 साल की उम्र से जब शुरू किया था तो उस समय बोझ नहीं लगता था कहानी सुनाने वाला रूटीन बेटी को, लेकिन अब जब 2 साल जा चुके हैं, अब बेटी 4 साल की हो गई है, तब उसको अब कहानी सुना करके और सेटिस्फाई करना ये अब कठिन काम हो गया है जैक के लिए। कठिन काम क्यों हुआ है? बोझ वाला काम क्यों हुआ है? ये देखो आंसर्स में ये है, इसी वजह से बोझ है। क्यों? क्योंकि she wanted lots of clarification। यहां she वर्ड बेटी के लिए है, जो के लिए। तो अब उसको कहानी सुनाने का जो रूटीन है वो अब भारी लगने लगा था, बोझ लगने लगा था जैक को। उसका पहला रीजन है कि अब उसकी बेटी बहुत सारे, लॉट्स ऑफ लिखा गया, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस चाहती थी कहानी में। क्लैरिफिकेशन वर्ड का मतलब समझते हो? ये क्लैरिफिकेशन कि अब उसकी बेटी कहानी में क्लैरिफिकेशन चाहती थी बहुत सारा जगह पे। और इसका मतलब है कि वो किसी भी घटना के पीछे होने का कारण जानना चाहती थी। जैसे उसके फादर कहानी में कुछ भी सुनाते थे, जो एक ही फिक्स लाइन था तो वो सुनाते थे जो अलग अलग क्रिएचर्स से। तो अब क्या करती थी वो कि अब वो ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये सब अब वो पूछती थी अपने फादर से ना। उसी चीज को, उसी पूछने को क्लैरिफिकेशन बोला गया है कि ये काम अब बोझ इसलिए लगने लगा था, फैटिगिंग इसलिए हो गया था, मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि अब जो चुपचाप कहानी सुन करके और एक्सेप्ट नहीं करती थी, अब जो बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मांगती थी, वाई एंड हाउ का सवाल बहुत बढ़ गया था उसका। अब पॉइंटिंग एरर्स, और जो क्लैरिफिकेशन मांगती थी पहला चीज, दूसरा चीज एरर वर्ड मतलब तो समझता ही होगा, कॉमन है। एरर मतलब गलती, फॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, गलती जिसको बोलते हैं, एरर। बहुत बार आपको ये वर्ड, एरर वर्ड का अगर स्पेलिंग देखिएगा, ERROR, ये वर्ड जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे या जो लोग लैपटॉप्स यूज़ करते होंगे, उनको बहुत बार ये वर्ड देखने को मिलेगा अगर वो नोटिस करें। एरर वर्ड, इंटरनेट पे भी एरर, एरर मतलब होता है गलती, ठीक है, मिस्टेक। तो अब वो बेटी जो थी, अब पहले तो अब क्लैरिफिकेशन मांगती थी, पहली बात। दूसरी बात कि अब वो गलतियों को पॉइंट आउट करने लगी थी। मतलब कहानी में अगर कुछ गलती बोल देता था जैक, तो उसको वो पकड़ लेती थी, पॉइंट करती थी। जैसे चैप्टर से याद दिला दूं
कि जैसे ही एक बार इस चैप्टर में रॉजर स्कंक कैरेक्टर के जगह डैड के मुंह से निकल गया था ना रॉजर फिश, तो कैसे तुरंत पकड़ ली थी और माफी भी मंगवाई थी डैड से। और एरर, गलती पकड़ना, वो गलती पकड़ने लगी थी। एंड लास्ट है सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स। अब वो कहानी जैक जैसा सुनाता था, अब वो चाहती थी, अब उसके तरफ से सजेशंस भी आने लगे थे जो के तरफ से कहानी के बारे में कि ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सजेशंस भी अब वो देने लगी थी। तो इन तीन मेन रीजंस हैं, तीन मेन कारण हैं जिसके वजह से ये लिखा गया कि पहले के मुकाबले अब जैक को अपनी बेटी का जो रूटीन पूरा करना था, स्टोरी सुनाने वाला टास्क, पहले के मुकाबले अब वो फैटिगिंग लगने लगा था। इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला कीवर्ड कि उसकी बेटी अब बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मांगती थी कहानी के बीच में। दूसरा, उसकी बेटी कहानी में अगर कोई गलती करता था तो तुरंत उसको पकड़ लेती थी। और तीसरा कि उसकी बेटी अब अपना खुद का ओपिनियन भी बनाने लगी थी, मतलब अपने फादर को कहानी सुनते वक्त सजेशंस भी देने लगी थी। तो ये सब मिलाकर के क्या हुआ कि अब इंटरफेयर करती थी वो कहानी में, चुपचाप नहीं सुनती थी, ठीक है, इंटरफेयर करती थी, बाधा डालती थी बीच बीच में। इसलिए अब उसको कहानी सुनाना आसान काम नहीं रह गया था, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया था जैक के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस वाले पॉइंट से। इसको थोड़ा जो हम पूरा बताएं थोड़ा अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और कीवर्ड्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसके आगे थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।